नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायिका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज हमारा पॉडकास्ट है भारती वर्मा जी के साथ। नमस्ते भारती जी। नमस्ते नायिका एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ना सबको। जी, तो जैसे कि आपने नाम कहा, भारती वर्मा। यूँ संन्यास के नाम से मुझे लोग माँ दिव्यम शक्ति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेरी शुरुआत ऑकल्ट साइंस में एज अ मेडिटेशन फैसिलिटेटर हुई थी। और शुरुआत हुई थी मतलब उसका अंत नहीं हुआ। आज भी मैं मेडिटेशन फैसिलिटेटर तो हूँ ही, पर इस जर्नी में मेडिटेशन के साथ साथ जब मैं आगे बढ़ी तो धीरे धीरे मैं ऑकल्ट साइंस की और दूसरी जो लर्निंग्स हैं वो मैंने की। जैसे हीलिंग्स में आई, हीलिंग्स के बाद मेरा पैशन, या यूँ कहें कि हीलिंग्स की कुछ जो क्वेरीज मेरे अंदर आई तो वास्तु मेरे साथ आया। तो आप कह सकते हैं अब मैं अपने आप को यूँ कहती हूँ कि मैं एक महावास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ऑकल्ट साइंस में होलिस्टिक वेलनेस कोच हूँ, जिसमें मैं अरोमा थेरेपी, बैचलर थेरेपी और एक्सिस बास को प्रैक्टिस करती हूँ, और साथ साथ में टैरो डिविनेशन और साउंड हीलिंग भी करती हूँ। पर इन सब के साथ साथ जो मेरा शुरुआत थी मेडिटेशन, वो अभी भी जारी है। फैंटास्टिक। कितने सालों से कर रहे हो आप ये सब कुछ? मेरी शुरुआत हुई थी ये, जैसे कि मैंने कहा कि मेडिटेशन संन्यास इनिशिएशन 2005 और 2005 से। यस, और फिर सेंटर जो सेटअप किया हमने एज अ मेडिटेशन सेंटर, आनंद उत्सव जिसका नाम है, इसका सेटअप हुआ था 2007 में। 2007 में इसकी शुरुआत हुई, तो इट्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इट्स 17 ईयर्स आई एम बीइंग विद दिस इन दिस फील्ड। यस। वाओ, 17 years of being consistently doing this. Yes. Fantastic. तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में लोगों की परेशानियों का आंसर है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत मेडिटेशन से हुई, और आज भी सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मेडिटेशन इज़ द की। यदि सचमुच में आप अपनी परेशानियों का अंत चाहते हैं, या आपको कहीं पर भी लग रहा है आप लाइफ में कहीं अटक रहे हैं, कहीं कुछ सुझाई नहीं दे रहा, तो मेडिटेशन उसका सबसे सचोट और सरल आंसर है। पर हमारी परेशानी ये है कि मेडिटेशन के लिए समय देना हमारे पास है नहीं। सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन ध्यान के लिए ही समय नहीं है। सही बात। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई, जब यूँ लगा कि नहीं, लोगों की परेशानियों का हल तो मेडिटेशन पे है, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं मेडिटेशन नहीं, ये मैं नहीं। और साथ साथ में ये भी होता है कि ये तो बड़े बुजुर्ग जब हो जाते हैं, उम्र हो जाती है, तब करना चाहिए, यंग एज में कैसे मेडिटेशन। हालांकि मैं लोगों को कहती थी कि यदि आप फिनेंशियल इश्यूज से भी जूझ रहे हैं तो भी मेडिटेशन उसका हल है। क्या बात कर रहे हो? फिर भी यही समझ में आया कि नहीं, लोगों को लगता है कि नहीं मेडिटेशन नहीं, तो वहाँ से मुझे लगा कि कुछ और देना चाहिए। तो शुरुआत हुई, मैंने सीखा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग एनालिसिस, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल। ओह माय गॉड। फिर तो यूँ कहो कि शुरुआत हुई तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मोडालिटी है जिसे मैंने टच ना किया हो। एक्सप्लोर करने की एक वृत्ति थी अंदर की, नहीं एक्सप्लोर करना है, ये कैसे काम करता है, इससे कैसे रिजल्ट मिलता है। और ये मैंने पाया कि एनर्जी वर्क में कोई भी मोडालिटी हो रिजल्ट देती है। देती है? बिल्कुल देती ये है। अंधविश्वास नहीं है? अंधविश्वास कैसे हो सकता है? आप आंख बंद कर लें और कहेंगे कि सूरज नहीं निकलता, गर्मी तो ऐसे ही होती है, तो ये तो अंधविश्वास कैसे हुआ? वो तो है। जो आपने आंख बंद कर रखी है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप खुद ऊर्जा का स्रोत हो। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि कोई किसी जगह पर गए हो और आपको लगा हो कि नहीं यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा? तो क्यों अच्छा नहीं लगता? वहाँ की एनर्जीज, वहाँ की वाइब्स आपको फील कराती हैं कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, और आप फील करते हो क्योंकि आप भी वही एनर्जी हो जो ये महसूस कर सकती है कि यहाँ की ऊर्जा कैसी है। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारी वो फील करने वाली जो गट फीलिंग है, उसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने का रीज़न ही होता है जब बहुत ज़्यादा हम दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो हमारी जो अपनी इंट्यूशन है, अपनी गट फीलिंग है, उसको सुनना हम बंद कर देते हैं। मेडिटेशन हेल्प ही वही करता है कि जब आप अपने आप को सुनने लग जाओ। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुनने लग जाते हैं एंड फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। ऐसा होता है? आई मीन
ऐसा कुछ होता नहीं है एनर्जीज की प्रॉब्लम, लेकिन भूत है, ये है, वो है, करने लग जाते हैं? नहीं, भूत और वो चीज़ें तो पहली बात शायद होती ही नहीं है। नहीं होती? वो सिर्फ मन की बात है। जब आपकी ऑरा वीक होती है और आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होते हो, तब बाहर की एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो आप पर हावी हो जाती हैं, जिन्हें आप चाहे भूत का नाम दे दो, चाहे किसी भी चीज़ का नाम दे दो, पर वो सिर्फ एक वीक एनर्जी है। जब आप उस स्ट्रांग एनर्जी में आ जाते हो तो आपको उन चीज़ों का कोई प्रभाव महसूस नहीं होता है। ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? वास्तु में कोई ट्रिक है? बिल्कुल है, पर उससे पहले जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन। ओह, Meditation is the key. If you are a regular meditator, ओह, your aura will be strong and you will not feel anything negative. और even कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एनर्जी लीक हो रही है, तो भी यदि आपकी ऑरा स्ट्रांग है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाहरी प्रभाव आप पर नहीं होगा। ये बिल्कुल मेडिटेशन से हो सकता है। जब भी मैं आंख बंद करके ध्यान करने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे सारे काम याद आने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, वो तो आएंगे ही, क्योंकि अंदर मन इतना उलझनों से भरा हुआ है। हाँ, जब तक वो उलझने खाली नहीं होंगी, मन शांत कैसे होगा? तो मेडिटेशन में, डायरेक्ट मेडिटेशन हम जब कहते हैं ना कि ध्यान कर लो, ध्यान करने से पहले कुछ वैसी टेक्निक्स करनी ज़रूरी होती हैं जो पहले आपको अंदर से खाली कर दे। और जब आप खाली हो जाते हो तो अपने आप मन शांत होने लगता है। और आपने कहा वास्तु में, यस बिल्कुल है, वास्तु में भी ऐसी चीज़ें हैं। सिंपली आप कुछ ना करो और दो चीज़ें, एक घर के ईशान कोने में, नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा समय बिताना शुरू कर दो। स्पेशली तो कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में अग्निकुंड होता है, ईशान, ईशान और अग्निकुंड। नॉर्थ ईस्ट इज ईशान, अग्नि के अपोजिट जो नॉर्थ ईस्ट, दूसरी तरफ ओके, नॉर्थ ईस्ट, अग्नि कोना है वो साउथ ईस्ट है। ओह, तो हम यदि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, उसमें भी स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में यदि आधे घंटे के लिए आप नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ बैठना शुरू कर देते हैं, आपको वो इंसाइट्स आने लग जाती हैं। इंसाइट्स वो कि आपको करना क्या है, जो आपको जीवन में और सुख, समृद्धि और बेहतर सेहत लेकर आए। ये इंट्यूशन जो आपने कहा ना कि जो आप अपनी सुनने लगते हो, तो ऊपर वाला आपको गाइड तो एकदम परफेक्ट कर रहा है, सिर्फ उसको सुनना आना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाओ, आपका हो जाएगा। और दूसरा, यदि मैं एस्ट्रो वास्तु की बात करूं, तो एस्ट्रो वास्तु में जो आपका लग्न है, लग्न की जो दिशा है, जो आपके असेंडेंट की दिशा है, उस दिशा में भी आप बैठ जाते हो। मैं तो कहूँगी यदि बैठना भी संभव नहीं है, अपना फ़ोटो भी लगा देते हो, तो भी आप अपने आपे में आ जाते हो। तो जो आपे में आना, यानी जो हमारा बिखराव हो रखा है, हम स्कैटर्ड हो रखे हैं अपनी एनर्जीज में, जब वो वापस से आपके आपे में आ जाती हैं, तो एग्जैक्टली आप जो जीवन में करना चाहते हो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट में बैठने से ये होगा? नॉर्थ ईस्ट में बैठने से इंसाइट्स आएंगी, और आपके जन्म पत्री का जो लग्न है, उसकी जो दिशा है, उसमें बैठने से, या मैंने जैसे कहा सिर्फ फ़ोटो भी अपना आप वहाँ पे रख देते हैं, आपके बिलोंग। हर कोने में लगा दूँ फोटो? तो नहीं, हर कोने में नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो आपके लिए पीड़ा का कारण हो सकती हैं। हाय हाय, ऐसी भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जैसे कि हमारा एक बहुत बड़ा मिथ है कि घर के मालिक को तो साउथ वेस्ट में ही सोना चाहिए, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। लेकिन यदि आपकी जन्म पत्री उसे अलाउ नहीं करती, आपकी जन्म पत्री में वो 8वां या 12वां भाव है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको पीड़ा दे सकता है। जैसे कि मैं मेरी ही बात करूं, तो मेरा साउथ वेस्ट 8th बॉक्स का साइन है, तो वहाँ पर मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ओके, फैंटास्टिक। तो कैसे पता चले कि मैं साउथ वेस्ट में रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती हूँ? उसके लिए सिर्फ आपको यही करना है कि आप अपनी जन्मपत्री को हम उसको चेक कर लें, और घर के वास्तु को, यानी एस्ट्रो वास्तु जब चेक कर लिया जाए, तो आपके लिए, जैसे कि आपने कहा कि क्या मैं सभी जगहों पे रख दूं, तो किन जगहों पे रखने से आप ग्रो करोगे, किन जगहों पे रखने से आपको इंसाइट्स आएंगी, किन जगहों पे रखने से आपका एनालिसिस अच्छा हो जाएगा,
कहाँ रखने से आपकी एनर्जी लीक होगी, कहाँ रखने से आप डिप्रेसिव फील करोगे, वो पूरा एनालिसिस हो जाएगा। और आपको जब ये पता चलेगा, बात तो सारी पता चलने की है ना। जब मुझे पता है, मान लीजिए कि मुझे इतना पता है कि मुझे बॉम्बे जाना है, लेकिन किस गाड़ी में बैठकर जाना है ये नहीं पता, तो हो सकता है आप रेलवे स्टेशन पे जाके दिल्ली वाली गाड़ी में बैठ जाओ और फिर आप कहो अरे बॉम्बे तो आया ही नहीं। बात इतनी है कि मुझे पता लग जाए। जैसे हमें पता होता है कि हाँ ये मुझे पता है कि मुझे बॉम्बे जाना है, लेकिन किस गाड़ी से जाना है, कहाँ से जाना है ये मुझे नहीं पता, और मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँच गई और किसी भी गाड़ी में बैठ गई कि हाँ बॉम्बे जाना है, बैठ जाओ किसी भी गाड़ी में, और गाड़ी थी दिल्ली वाली, आप पहुँच गए दिल्ली, और अब आप बोल रहे हो कि अरे मुझे तो इधर जाना था, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। बस फ़र्क इतना ही होता है, जब हमें चीज़ों का पता नहीं होता कि हमें किस दिशा से क्या मिलेगा, कैसे करने से क्या मिलेगा, ज़िंदगी की गाड़ी दूसरी दिशाओं में जाने लगती है। तो लाइफ में यदि हमें लगता है कि वो सुख समृद्धि, जो मुझे लगता है हर व्यक्ति की चाह है, हर व्यक्ति डिज़र्व करता है कि वो सुख से रहे, समृद्धि से रहे, उसके रिश्तों में प्यार रहे, सेहतमंद रहे, तो यदि उसको ये सब पता है, बात तो सिर्फ पता होने की है कि जो चीज़ मुझे पता है कि मेरे को बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे वाली गाड़ी में ही बैठना है। तो जब ये पता है और वही आप करते हैं, तो कौन रोक सकता है आपके जीवन में वो सुख समृद्धि को आने से। आपकी लाइफ में वास्तु ने कहीं पे हेल्प किया हो, कुछ चेंज लाया हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई। मैं लोगों को हमेशा से बोलती हूँ कि मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा तो बचपन से सपना था एक वास्तु एक्सपर्ट बनना। नो, बिल्कुल नहीं था। मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था मैं ऑकल्ट साइंस में आऊँगी। पढ़ाई में यदि मैं बोलूँ तो आई डिड माई BSc विद माइक्रोबायोलॉजी, तो आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वाह। फिर उसके बाद बीइंग इन अ टिपिकल पंजाबी कंजर्वेटिव फैमिली, शादी हो गई तो ये हुआ कि नहीं जी आगे पढ़ना वगैरह नहीं है। फिर भी पढ़ने का शौक़ था, तो आई डिड माई MA इन हिंदी लिटरेचर। तब तक भी कुछ ऐसा सोचा नहीं था। सो आई कैन से बीइंग अ टिपिकल इंडियन बहू फॉर 14 ईयर्स, जहाँ हमारी शुरुआत ही सुबह रसोई से होती है और अंत भी रसोई में होता है कि घर के लोगों को बस अन्नपूर्णा की तरह अपने खाना खिलाना है और कुछ नहीं करना। तो ये चीज़ें थी ही नहीं। पर जीवन में जब कुछ कुछ ऐसी समस्याएं आईं और मैंने बाहर लोगों को कंसल्ट किया कि मुझे इसका निदान चाहिए, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं, और मुझे रिज़ल्ट मिले और कहीं कहीं नहीं भी मिले, तो यूँ लगता था कि कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो ऐसा तो क्या है, क्या मिस हो रहा है। उस सोच ने मुझे खुद सीखने को प्रेरित किया, इसलिए मैंने सीखा। तो सीखा कहाँ से? जब मुझे खुद कुछ चीज़ों के रिज़ल्ट मिले तब एक्सप्लोर किया। और मैं एक बहुत ऐसा वाला, जैसे आपने कहा कि मैं अपने जीवन का बताऊं, तो ये ऐसा वाला एग्जाम्पल है जिसे मैं खुद ऐसे चमत्कृत हो जाती हूँ कि क्या ऐसे रिज़ल्ट हो सकते हैं और इतनी छोटी सी चीज़ से हो सकते हैं। मेरी छोटी 3 साल की बेटी थी, उसकी आँख के ऊपर एक सिस्ट हुआ और वो सिस्ट धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसकी पलक बिल्कुल उठना बंद हो गई। डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, और ऑपरेट नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका विजन जा सकता है या उसकी आँख स्क्विंट हो सकती है। एंड शी वॉज टू स्मॉल, तो मैं खुद थोड़ी स्केयर्ड थी। एज ए मदर आप महसूस कर सकते हैं, एज ए मदर आप महसूस कर सकते हैं कि उस वक्त क्या फ़ील आती है। एंड आई वॉज़ रेडी, लाइक कि अब ये कराना तो ज़रूरी है, उसका विजन चला जाएगा। उसके एक दिन पहले सारे प्री ऑपरेटिव टेस्ट हो गए, अगले दिन सुबह 6 बजे उसने एडमिट होना था और सर्जरी होनी थी। शाम को 5 बजे मुझे यूँ लगा कि नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा, लेट मी टॉक टू सम अदर पर्सन। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने भी सेम कहा ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है, पर हाँ यहाँ पर ये लग रहा है कि इसका इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, आप 2-4 दिन रुक जाइए। मुझे लगता है वो 2-4 दिन रुक जाना, जो डॉक्टर ने जो कहा, वो एक मेरी जो इंसाइट मुझे अंदर आई कि नहीं कराना, उसने मुझे हेल्प किया। उस रात बैठकर मैंने सिर्फ ये मंथन किया, तो ऐसा तो क्या है मेरे घर में जो मेरी बेटी की सर्जरी के लिए मुझे यहाँ तक पहुँच गई है स्थिति। एंड यू वोंट बिलीव दिस, मेरे घर में एक पेंटिंग थी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में,
नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो हमारे सिर के हिस्से को प्रेजेंट करता है। तो सिर का हिस्सा यानी आपकी आँखें भी हैं, कान भी हैं, नाक भी है, सब उसमें। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पेंटिंग लगी हुई थी। मैंने वो पेंटिंग हटा दी। मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ लग रहा है, ठीक नहीं लग रही। मैंने पेंटिंग हटा दी। दूसरे दिन पेंटिंग हटाते ही दूसरे दिन मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली जो एक होम्योपैथी डॉक्टर है। अचानक से मिलना हुआ और उसने कहा, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे है, तो उसने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मुझे वो डॉक्टर मिली होम्योपैथी, मैंने होम्योपैथी उसका इलाज किया और वो पेंटिंग हटा दी। क्या बात, क्या बात, मेरे आई एम हैविंग गूज बम्प्स। सेम वॉज विद मी। वो पेंटिंग मैं ज़रूर आपको उसका पोस्ट करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि वो पेंटिंग क्या थी और किस तरीके से इतनी छोटी सी चीज़ आपके लिए इफ़ेक्ट करती है। वो पेंटिंग एक चेहरा ही बना हुआ था जिसमें लेफ़्ट आई डैमेज थी। ओह माय गॉड। एंड दिस अफेक्टेड लेफ़्ट आई ऑफ माई डॉटर। ओह माय गॉड। यस। अभी कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में अपने पितरों की फ़ोटो रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पितरों की फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में पितरों की फ़ोटो रखते हैं उनको लाइफ में स्टेबिलिटी के, इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज फेस होते हैं। अच्छा। पितरों की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है। पितरों मतलब आपका डीएनए, जो आप अपने डीएनए में कैरी कर रहे हो, और जो आपकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि वो डीएनए आपके पूर्वज थे तो आज आप हो। वो डीएनए चला आ रहा है तो आप, यानी वो स्टेबिलिटी है उस डीएनए में, तो वो चला आ रहा है। वो स्टेबिलिटी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और स्टेबिलिटी का मतलब आप अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी देख सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देख सकते हो। वो हर स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। जैसे मेरे घर पे भी है और कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई और वजह हो जिससे आपको उसका इफ़ेक्ट ना दिख रहा हो, और आज ना दिख रहा हो सकता है कल दिखे, और हो सकता है ना भी दिखे यदि आपकी एनर्जीज अलाइन हैं तो। ओके। वो उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरे कुंडली में क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली, उस पर भी करता है, बिल्कुल करता है। यदि, जैसे आपने कहा, यदि वहाँ पर यदि हम एस्ट्रो वास्तु की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में यदि चंद्र का पॉजिटिव हिट है तो वहाँ पर माँ की फ़ोटो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा। हाँ, जब से वो फोटोज़ वहाँ लगी है तब से अच्छा हो रहा है हमारे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हो सकता है कि यदि चंद्र का या सूर्य का वहाँ पर एक पॉजिटिव हिट है या उसका प्लेसमेंट वहाँ पर है तो उसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखेगा। क्या बात है। लेकिन मेरे को वो आपकी वो जो पेंटिंग वाली बात है वो बहुत, ऐसी तो एक बहुत से किस्से हैं, क्योंकि शायद समय की हमारी मर्यादा रहेगी तो उतने किस्से मैं आपको ना बता पाऊँ। दूसरा किस्सा है एक हमारे क्लाइंट का। उनके घर ऐसा था कि उन्होंने बुलाया, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी और सब कुछ हमने बैलेंस कर दिया। और एक चीज़ थी कि वहाँ पर हमने ऐसे ही एक पेंटिंग हमने बोला हटाने के लिए, और उन्होंने कहा नहीं, ये पेंटिंग उसने खुद बनाई है, वो नहीं हटाएगी। और उसका हमने कहा नहीं, आप थोड़े दिन के लिए ट्राई कीजिए। और वो पेंटिंग उन्होंने हटा दी और विद इन अ मंथ उन्होंने बोला उसकी एंगेजमेंट है। उन्होंने, और पेंटिंग में ये था कि सिंगल लड़की की पेंटिंग उसने, लड़की ने खुद बनाई थी। और हमारा एक जोन होता है SSW, जिसे हम डिस्पोजल का जोन बोलते हैं, वहाँ पर वो पेंटिंग लगी हुई थी। डिस्पोजल के जोन से वो पेंटिंग हमने हटा दी। विद इन अ मंथ लड़की की एंगेजमेंट हो गई। पेंटिंग ईवल होती है? नो, नॉट एट ऑल। वो सही जगह पर होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन ये तो भूतिया हो गया कि आंख पे वो था और उसके भी हो गया, एंड वो सिंगल है तो ये भी सिंगल है। नहीं नहीं, एग्जैक्टली नहीं, ये भूतिया वाली नहीं, नहीं, सिंगल है नहीं। सिंगल लड़के की पेंटिंग डिस्पोजल के जोन में है, तो लड़की की जो लाइफ में खुशियां हैं वो डिस्पोज हो रही हैं। हर पेंटिंग में एक भाव होता है। आप किसी भी पेंटिंग को देखते हो तो उसको देखकर आपको एक भाव आता है। वो जो भाव आता है ना, वो भाव उस आपके लिए काम करता है। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में क्या भाव होता है? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में भी उसके कलर्स का भाव तो आएगा ही। यदि सपोज कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है और उसमें नीला, सफ़ेद ऐसा रंग है तो आपको ट्रैंक्विल इफेक्ट ही देगा। यदि उसमें रेड फायरी कलर्स हैं तो आपको थोड़ा एग्रेशन जैसी फीलिंग ही देगी। उसके रंग, उसका भाव, वो इफ़ेक्ट करता है।
कई लोग अपने बेडरूम में ब्लैक कलर का पूरा डेकोर करते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इज इट राइट, रॉन्ग, व्हाट? देर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग। कलर्स के बारे में कुछ भी सही गलत नहीं है, सिर्फ उनका समायोजन जरूरी है। समायोजन मतलब जो रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके बेडरूम में, वो जिस दिशा में है, यदि उस दिशा में वो रंग ठीक हैं तो चाहे वो कोई भी डेकोर हो चलेगा। से फॉर एग्जांपल, यदि जिस किसी की आप बात कर रहे हैं कि किसी ने किया हो ऐसा और वो बेडरूम नॉर्थ में आ रहा है या नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे इवन ब्लैक डेकोर इज़ ओके, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा। पर यही ब्लैक डेकोर यदि साउथ दिशा के बेडरूम में है तो ना तो ढंग से नींद आएगी और हमेशा डर बना रहेगा। अनचाहा सा डर हमेशा सताता रहेगा। कहाँ पे रहेगा? तो साउथ में, साउथ में ब्लैक कलर रहेगा तो अनचाहा सा डर रहेगा। हमेशा हमेशा अनचाहा सा डर बना रहेगा। कॉन्फिडेंस कभी भी फील नहीं होगा। ये तो आपने ब्लैक डेकोर की बात की, मैं तो बोलूँगी सिंपली एक ब्लैक डोरमेट भी वहाँ रखा हुआ है तो भी आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अच्छा, आजकल है ना डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज होते हैं, तो क्या उसका वास्तु से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। रिलेशनशिप दो चीज़ों के ऊपर होती है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक आपका ओवरऑल एक स्टेबिलिटी। तो यदि आपके घर में स्टेबिलिटी की दिशा साउथ वेस्ट, वो रिश्तों की भी दिशा है। क्यों रिश्तों की दिशा है? क्योंकि रिश्ते मतलब स्टेबिलिटी, वो आपको एक सिक्योर फीलिंग देते हैं। आपके आसपास आपके रिश्ते आपको एक सिक्योर फीलिंग देते हैं। तो यदि साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस है तो रिश्तों में प्रॉब्लम होगी। सेम वे नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है। नॉर्थ ईस्ट आपकी क्लैरिटी की, आपकी इंसाइट की दिशा है। आपको खुद ही नहीं पता लाइफ में करना क्या है, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, वो क्लैरिटी ही नहीं है। तो वो इम्बैलेंस भी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? जब आप क्लियर हो अपने माइंड से तो अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होगा, साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो सिंपली उस वक्त ये देखने की ज़रूरत है कि क्या साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस तो नहीं है। और स्पेशली दूसरी एक जोन आ जाती है NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी इंटीमेसी की, जो इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, क्योंकि कपल्स की डिवोर्स की बात की है, यानी इंटीमेट रिलेशंस की, हमारी अट्रैक्टिव जो होते हैं उसकी ये रिलेशनशिप है। तो उस जोन में भी यदि इम्बैलेंस होता है, यानी स्पेशली मैं यदि कहूँ कि वहाँ पर टॉयलेट है या वहाँ पर किचन है NNW में, NNW के किचन में अक्सर देखा गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के इश्यूज देखे गए हैं। और यदि टॉयलेट है तो खुद ही आपस में पति पत्नी में वो प्यार, वो आकर्षण उनके बीच ही ख़त्म हो जाता है। जब आपस में आकर्षण ही ख़त्म हो गया तो बात डिवोर्स पर पहुँचनी ही है। तो मतलब पति की गलती नहीं होती, वास्तु की गलती होती है एक्स्ट्रा मेटल में। किसी भी चीज़ में किसी भी व्यक्ति की गलती नहीं होती। एनवायरनमेंट और आपकी एनर्जी अलाइनमेंट जब डिस्टर्ब होता है, वही व्यक्ति, आपने खुद देखा होगा अपनी लाइफ में कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा ये तो बड़े सियाने लोग हैं, फिर अचानक से उनकी मूर्खता भी देखी है आपने, या कुछ ऐसा लगा होगा कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, और उन लोगों को भी आपने काफ़ी आगे विजडमफुल चीज़ें करते हुए देखा होगा। तो व्यक्ति तो वही है, सिर्फ उसका एनवायरनमेंट बदलता है। एस्ट्रो के हिसाब से उसकी दशाएं बदलती हैं, दिशाएं बदलती हैं, जीवन बदल जाता है। ओके, सो भारती जी, मुझे ये पूछना था कि क्या कोई ऐसे मिथ्स और हैं जो आप हमें बताना चाहोगे जो लोगों के मन में हैं और वो एकदम गलत है वास्तु के बारे में, लेकिन फिर भी वो उसको संजो के बैठे हैं कि ठीक है ये यही सही है वास्तु के बारे में, ऐसा कुछ है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि वास्तु मतलब तोड़ फोड़। लोगों को लगता है कि जब किसी वास्तु वाले को मिलेंगे तो वो तोड़फोड़ ही करवाएगा। वो बोलेगा कि आपकी रसोई अग्नि कोने में ही होनी चाहिए, आपका बेडरूम नैऋत्य में साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, बेटी का कमरा नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ये कुछ फिक्स्ड पुराने वैदिक वास्तु के प्रिंसिपल्स थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत थे, वो सही थे, पर एट द सेम टाइम अब जो हमारा अर्बन कल्चर है,
जहाँ पर हम अपार्टमेंट सिस्टम में रह रहे हैं, या जहाँ पर हम कहें कि हमने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने कंफर्ट के लिए लिया है कि आजकल हर घर में हर बेडरूम टॉयलेट अटैच्ड होता है। हाँ। तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकलिटी में आना कि नहीं शौचालय तो घर के बाहर ही होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर खुशदीप बंसल जो महावास्तु के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च की और देखा कि किस तरीके से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ों के प्रभाव देखे कि किसी भी चीज़ का प्रभाव कहाँ पर कैसा आता है, कि यदि साउथ ईस्ट में रसोई नहीं है और साउथ में है तो क्या प्रभाव आएगा, वेस्ट में है तो क्या प्रभाव आएगा। ऐसे सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने अपनी रिसर्च से वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन महावास्तु दिया। तो महावास्तु जो है वो सिंपल 8 दिशाओं पर काम ना करके 16 दिशाओं पर काम करता है, और भी माइनर डिवीजन्स पर जाके, और स्क्वायर फॉर्म में डिवीज़न ना करके एंगुलर फॉर्म में डिवीज़न किया। तो उसकी वजह से हमें ये हुआ कि हमें एक तो स्पैन डिफरेंट मिला, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये चीज़ होगी और यहाँ पर ये नहीं होगी। और साथ साथ में ये देखा कि हाँ ऑफ कोर्स कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ पॉसिबल नहीं है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट है या नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो उसका हम कोई रेमेडियल कोई उपचार नहीं देते हैं। पर बाकी किसी भी दिशाओं में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसके उपचार हैं, और उनको उपचारित करके आप आराम से अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हो। तो यदि आपके घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, साउथ में है या वेस्ट में है, तो भी आप वास्तु करवा सकते हो। और वहाँ पर हम आपको वेस्ट से रसोई तोड़ के साउथ ईस्ट में ले जाने को नहीं कहेंगे। होगा ऐसा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ना ही आपका बेडरूम यदि ईस्ट में है तो हम ये कहेंगे कि आप इसे साउथ वेस्ट में ही लेकर जाओ। हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि साउथ वेस्ट आपके लिए वैसे भी पीड़ादायक हो सकता है और ईस्ट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो ऑलरेडी वो अच्छा ही है। तो यहाँ पर यदि हम इन चीज़ों को चेक कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये मिथ है कि वास्तु मतलब तोड़ फोड़। फैंटास्टिक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कोई ऐसी गलती है या ऐसा कुछ है जो किसी भी कुंडली का कोई मतलब कोई भी कुंडली वाले लोग ये चीज़ तो ना करें? आई मीन कोई ऐसी एक चीज़ जो कुछ भी ग्रह इधर उधर हों, आपको ये चीज़ तो नहीं करनी है? मैं कहूँगी कि ऐसा तो कुछ वैसे नहीं है कि कुंडली का मतलब ये है, लोग ये समझते हैं कि कुंडली मतलब प्रेडिक्शन, आप अपने भविष्य में क्या करोगे ये आप जान लो और वैसे करो। पर मैंने जो सीखा, जो मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया और मुझे समझ में आया कि हाँ ये ही सही है, आपकी कुंडली आपका ब्लूप्रिंट है। वो सिर्फ आपको गाइड कर रही है कि आपको अपना जीवन कैसे बिताना है। जैसे कि मान लीजिए आज आप एक नेटवर्किंग उसमें आप प्लेटफॉर्म को आप कैरी कर रहे हैं, आप कनेक्ट के फाउंडर हैं, आप क्यों एक फैशन डिज़ाइनर नहीं हैं, या आप क्यों एक शेफ़ नहीं बने, या आप क्यों आईटी प्रोफेशनल जो आपने सीखा और फिर भी आपने नहीं किया? क्या पता। नहीं, आप अपनी जन्म पत्री में ये लिखवा के आए हैं कि आपका नेटवर्किंग यानी लोगों से जुड़ना, जोड़ना, मेल जोल जब आप करेंगे तभी आप अपने आप को बहुत अच्छे से बाहर निखार पाएंगे। तो ये मैच फिक्स्ड है? ये लिखा हुआ है, मैच फिक्सिंग हो रखी है पहले से ही? ये ब्लूप्रिंट ही तो आप लिखवा के लाए हो। इसीलिए तो हर कोई अमिताभ नहीं हो सकता, हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। मेरा वास्तु एकदम परफेक्ट कर लूँ तो भी नहीं कर सकते, हम अमिताभ नहीं बन सकते ऐसा? नहीं, जो आप लिखवा के लाए हो और जो हो आप अपने आप पे से बाहर नहीं जा सकते। और अगर मेरा घर में वास्तु एकदम बेकार है, मैंने कोई मेडिटेशन नहीं की, कुछ नहीं की, तो भी मैं जो लिखवा के लाई हूँ वो अचीव कर लूँगी? नहीं, मैंने शुरू से कहा कि आप अपने आपे में ही नहीं हो तो जो अचीव करना है वो कैसे करोगे? अचीव करने के लिए खुद के आपे में अपनी एनर्जी को तो अलाइन करना जरूरी है। अच्छा, अगर अलाइन कर लेंगे तो वो अचीव कर पाएंगे? एनर्जी अलाइन होती है वास्तु से, एस्ट्रो से और आपकी प्रकृति से। आपकी अपनी प्रकृति क्या है, जो प्रकृति आप लेकर आए हो आप उसी प्रकृति से ही जियोगे। आप अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते। प्रकृति जन्म के साथ ही आई है और मृत्यु के साथ ही जाएगी। मान लीजिए कि मेरी प्रकृति यदि फायर एयर है, यानी कि मैं फायर एयर पर्सन हूँ,
और मुझे कोई कहे कि नहीं आप वाटर की तरह बिहेव करो, वाटर यानी भाव, होर्डिंग्स जमा करना, खिलाना पिलाना, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आएगा। मैं कहा ये किस काम पे मुझे लगा दिया आप लोगों ने। और वहीं आप बोलोगे कि नहीं थोड़ा ट्रैवल करो, थोड़ा जाके काम करो, एक्शन वाले काम करो, तो मुझे लगा दिस इज़ समथिंग गिविंग मी गुड फील। वो फायर प्रकृति होती है। फायर इज़ एक्शन, फायर इज एक्शन। वो हमेशा एक्शन में रहेगा। आपको देख के पता चलता है कि किसकी प्रकृति क्या है। बिल्कुल आपकी फिजिक, आपकी आंखें, आपका My God! नाक, आपका सब कुछ आपकी प्रकृति बता देगा। यही तो हमारे ये कोई ऐसा बात नहीं है कि हाँ ये कोई मिथ है या कुछ है। ये हमारा हिंदू सनातन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेदा बेस्ड है। अच्छा, आयुर्वेद बेस्ड इसी के ऊपर है। आप वात पित्त कफ प्रकृति में से किस प्रकृति के हो? तो वात के पित्त कफ प्रकृति के बारे में थोड़ा ना बात करें, तो आप तो नहीं, फायर और तो पित्त वाटर। मतलब फायर, मैंने इंग्लिश में बोला और वो हमारी आयुर्वेद की लैंग्वेज है। पित्त मतलब फायर, कफ मतलब वाटर, अच्छा, वात मतलब एयर। ओके। वायु बढ़ जाना यानी वात बढ़ जाना, वायु मतलब एयर। ये तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की बात की हमने। तो मुझे देख के बताइए मेरा कौन सा है, कैसे पता चलता है? आप एयर फायर हो। एयर फायर हूँ। एयर कैसे होते हैं? एयर कनेक्टिविटी, लोगों को कनेक्ट करना, घूमना फिरना, बातचीत करना, मिलना मिलाना। क्या वास्तु से मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? प्रकृति कभी भी नहीं बदली जा सकती। प्रकृति कभी नहीं बदल सकती, चाहे वास्तु में कुछ भी कर लूँ। वो तो गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है, आप अपनी प्रकृति से ही जन्मे हो, अपनी प्रकृति से ही कर्म करोगे। पूरा महाभारत उसके ऊपर है कि जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कृष्ण ने एक ही शब्द बोला था, तू क्या नहीं करवाएगा, तेरी प्रकृति तेरे से ये करवा के ही रहेगी। और वो हुआ ही। अच्छा, ऐसा है। वो योद्धा था, क्षत्रिय था, उसने करना ही करना था। वो तो थोड़े समय का इम्बैलेंस था एनर्जी का, जो श्री कृष्ण ने उसको वो बैलेंस करके उसे वापस अपने आप में मिला दिया। ओके। अच्छा, वास्तु की कोई टिप देना चाहेंगे आप लोगों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको? वास्तु की टिप में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जब बाद में चीज़ों को समेटते हैं, उससे बेहतर ये होता है कि हम जब पहले ही घर बना रहे हैं या घर ले रहे हैं, उस वक्त ही हम ये चेक कर लें कि ये घर क्या मेरे लिए वाकई वो खुशियाँ लेकर आएगा, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और उसे चेक करने के लिए सिंपली, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, आप चाहें तो खुद उसे चेक कर सकते हैं या हमसे मिल सकते हैं। खुद चेक करने के लिए चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड करके आप देख लीजिए कि घर का फेसिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, और घर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही हैं। जैसे कि पहले कहा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन आ रहा है तो घर मंगलकारी नहीं होगा, उस घर में बीमारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है। साउथ वेस्ट का एंट्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया, तो उसे अवॉइड करें। साउथ वेस्ट रिश्तों की दिशा है, तो वहाँ पर यदि टॉयलेट है तो उसे अवॉइड करें। ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उन चीज़ों को हम देख लें। और यदि थोड़ा सी और जानकारी मिल जाए कि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हम अपने बेडरूम्स और अपनी एंट्रीज़ को देख लें, तो हम शुरू से ही उस घर को उतना एनर्जी से बैलेंस्ड और अलाइन कर सकते हैं कि हमें परेशानियाँ कम से कम आए। मैं ये नहीं कहूँगी कि जीवन में परेशानियाँ आएंगी ही नहीं, लेकिन आप खुद इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लोगे कि आ भी गई तो ठीक है ना, मैं इसे कवर अप कर लूँगा। वास्तु करवाना बहुत एक्सपेंसिव नहीं है? आई मीन कॉमन मैन के लिए या कॉमन वुमन के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव लगता है। 10-15 हज़ार तो मिनिमम लेते होंगे वास्तु वाले, आई डोंट नो, लेकिन इतना लेते होंगे। हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो क्या करे? दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पैसा खर्च करना है। हमारे पास हम ये सुविधा देते हैं कि यदि आपको लगता है आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आपके पास 5,000 भी नहीं है खर्च करने को, तो सिंपल सी बात है कि आप परेशान हो, तो आपकी परेशानी का हल हमारे पास है। थर्सडे योगदान हम देते हैं, हर गुरुवार को योगदान, जिसमें हम फ्री एडवाइस, फ्री कंसल्टेंसी करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उन्हें अफोर्ड कर भी सकते हैं पर यूँ लगता है एक या दो परेशानियों की ही हल चाहिए, हमें कोई पूरा नहीं करवाना, तो भी वो आकर मिल सकते हैं। हम उन्हें फ्री में भी दे सकते हैं, क्योंकि यदि आप मुझे पूछेंगे तो हमारा
यानी कि मैं कहूँगी महावास्तु का उद्देश्य ये है कि हर घर, हर व्यक्ति सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत को डिज़र्व करता है। सिर्फ इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से वो एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पाती और वो उस सुख समृद्धि को अटेन नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा ये करने से हम यदि इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो एक खुशहाल सोसाइटी की कामना करना बुरा तो नहीं है, गलत तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत नेक काम है। एंड आई कंग्रेचुलेट यू कि आप इतने अच्छे काम को कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किसी को आपसे बात करनी हो या आपसे एडवाइस लेना हो तो कहाँ से आपको कांटेक्ट करें? वो हम मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर से जाके मेरी डिटेल ले सकते हैं। भारती वास्तु न्यूमरो से पूरी डिटेल उन्हें वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप बायो में लिंक ऐड कर सकते हैं जहाँ पर मेरी डिटेल रहेगी, मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम उन्हें कनेक्ट कर लेगी और उनकी कोई भी समस्या होगी, सिर्फ वास्तु की नहीं, एस्ट्रो रिलेटेड भी कोई समस्या है तो उसका भी निदान हम हर संभव देने की कोशिश करेंगे। वास्तु के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता ज़रूर है कि जिस भी जगह का, यानी वो अपने घर का या ऑफिस का वास्तु जिसका भी दिखाना चाहते हैं, उसका नक्शा अवश्य हो उनके पास। बिना नक्शे के रैंडमली, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज वर्क है, इसको हम ये कहते हैं कि जैसे एक एमडी डॉक्टर काम करता है कि वो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के बाद अपनी पूरी चीज़ें बताता है, तो हमारा काम भी वैसे ही है कि बिल्कुल 11 डिग्री पे पद बदल जाता है। 11 डिग्री का प्रिसीजन यदि गलत हो गया तो आपकी अच्छी एंट्री को कोई गलत कह सकता है और गलत एंट्री को कोई अच्छा बता सकता है। तो वो प्रिसीजन के लिए नक्शा होना ज़रूरी है जिसके ऊपर हम प्रॉपर डिग्री लेके, प्रॉपर मार्किंग करके आपको सजेशंस देते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच भारती जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे व्यूअर्स को आपकी बातें सुन के, आपसे नॉलेज लेके फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में लाने वाले। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर वास्तु, क्योंकि हमारे पास मिथ्स बहुत हैं और सुख समृद्धि के द्वार कम हैं। तो आपने ये एक द्वार खोला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।